नमस्कार दोस्तों। अगले हफ्ते बाजार कैसा रहेगा ये एक पहेली है, क्योंकि शुक्रवार को जो बाजार ने चाल दिखाई है एकदम रिवर्स कर दिया उसने। काफी ज्यादा बिकवाली हुई, कई सारे महत्वपूर्ण लेवल्स जो आप देखते रहते हैं चार्ट पे वो टूट गए। क्या हुआ बाजार में और कैसे उसको अब समझा जाए? तो आपको याद होगा हमने लास्ट वीक सरवेंद के साथ एक शो किया था जिसमें उन्होंने वीकली हमें समझाया था कि मार्केट की एक रेंज क्या रहने वाली है, उसको भी समझेंगे रेफरेंस के लिए। और अब यहां से आगे अगले हफ्ते बाजार के मेन जो सेक्टर्स हैं उनके जरिए बाजार को समझने की कोशिश करेंगे चार्ट के थ्रू, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि चार्ट के थ्रू समझाइए। तो उसके जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट अगले हफ्ते या उससे आगे आने वाले समय में 10 दिन, 15 दिन, महीने भर क्या चाल रह सकती है और क्या क्या चीजें उसमें बदलने वाली हैं। तो आज के मेहमान हमारे हमेशा की तरह सरवेन जी जुड़ गए। सरवेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब लोगों के मन में एक प्रश्न है कि भाई मार्केट ये जो है ना एक रेंज में फंस के रह गया है और अगले हफ्ते काफी बड़े बड़े इवेंट्स भी हैं। तो कैसे समझा जाए इसको? आप जरा हमें समझाइए कि ये बाजार, और हम आज चार्ट के जरिए समझेंगे। अभी लोगों को चार्ट दिखाएंगे बड़े बड़े, जी। लेकिन बताइए क्या माहौल है, कैसा स्थिति बाजार की चल रही इस समय? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी, और दर्शकों को भी जो इसको देखेंगे बहुत बहुत नमस्कार। जैसे आपने बोला, हमारा जो लास्ट हमने पॉडकास्ट किया उसमें यही थॉट लिया था कि देखिए, ओवरऑल एक सेटअप जो हमने कहा था कि लॉन्ग टर्म में रिस्क रिवॉर्ड थोड़े नेगेटिव थे, बट जहां हमें लगा कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन सकता है, तो हमने यही बोला था कि 10 से 15 दिन तक बाजार 24,200 का दायरा शायद नहीं तोड़ना चाहिए, जहां पे लंबी अवधि के एवरेज ही थे। सो हमने सोचा था कि वर्स्ट केस में कहीं 24,200 उन एरियाज में कहीं ट्रेडिंग बॉटम्स बनेंगे, और पुल बैक में आपको 25,100, और बेस्ट केस 25,300। तो 25,300 तो लगा नहीं, इस हफ्ते आता हुआ। तो लग रहा है कि वो जो 25,100 वाली जो रेंज पकड़ी थी हमने, ब्रॉडली उस रेंज में बाजार गया ऊपर में पुल बैक में। और जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि 10 से 15 दिन एटलीस्ट, और ये जो आपका टैरिफ वाला टाइमलाइन है उसके नजदीक पहुंचते पहुंचते बाजार कुछ करवट लेगा। तो इस हफ्ते का क्लोज अगर हम देखें आज का जो है, वो इसमें ऐसा लग रहा है कि करवट थोड़ी सी इसमें हल्की सी जो है नीचे की तरफ की बनी है, और रेंज आपकी शॉर्ट टर्म का पुलबैक के टारगेट्स पूरे हो गए। तो इसमें दो चीजें हैं। जिन्होंने हमारे उस पॉडकास्ट को सुना और उन्होंने उन्होंने एक रुझान थोड़ा पॉजिटिव लेके चले, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी क्या होगी, भाई आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेंगे शॉर्ट टर्म वाले का। आपका प्रॉफिट, आपके रेंजेस के टारगेट्स आ गए, 25,100 पैटर्न्स कंप्लीट हो गए, तो आप वहां थोड़े से थोड़ा मुनाफा वसूली करेंगे। ये शॉर्ट टर्म में आप सोच के चलेंगे। बट ओवरऑल थॉट ये भी है कि भाई मीडियम टर्म में, जैसा हमने मंथली क्लोज किया पिछले कैंडलों में, जो एक बेरिश, जिसको हम बोलते हैं बेरिश रेड कैंडल जो बना, ऐसे कैंडल बनने के बाद अमूमन देखा गया है कि 2-3 महीने 4 महीने के लिए एक आपको हल्का सा रुझान थोड़ा सा नेगेटिव दिख सकता है। तो उसी एंगल से हमने फिर कोशिश की कि सारे चार्ट्स को ऐसा बनाएं कि जितने भी हम चार्ट डिस्कस करें उनमें आपको कुछ सिमिलरिटीज भी दिखे और कुछ यूनिकनेस भी दिखे। तो अगर आप बाजार को एक्चुअली एक शांति से एक कप कॉफी लेके थोड़ा सा लंबी अवधि का देखें, चक्कर क्या है, आजकल के जो फुरू लोग, जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, इन्होंने लोगों को ऐसा इंट्राडे, वीकली, शॉर्ट टर्म में ऐसा उलझा दिया है कि लोग बाजार का रियल सिग्नेचर, उसकी रियल आवाज सुनना बंद कर चुके हैं। और वो आवाज आपको 12-18 महीने का चार्ट, 24 महीने का चार्ट देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि भाई रेंजेस क्या बन रही हैं, लॉन्ग टर्म में बाजार का अपर पॉइंट क्या आ रहा है और लोअर पॉइंट क्या आ रहा है। मतलब एक जो रेंज, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो रेंज बन रही है, दबाव कहां पे आ रहा है, बाइंग कहां पे आ रही है, या जिसको हम सपोर्ट बोलते हैं वो कहां आ रहा है, ये दायरा आपका अगर फिक्स हो गया एक लंबी अवधि में, तो आप बहुत बेहतरीन उसके आसपास रिस्क रिवॉर्ड्स बिठा सकते हैं, अपने लिए थोड़े पैसे बना सकते हैं। बिल्कुल, यही तो एक आज बड़ी समस्या आजकल हो गई कि सबको मतलब एकदम इंस्टेंट कॉफी चाहिए। अभी बताओ कल क्या ट्रेड बनेगा। ये एक ऐसा, मतलब ये तो मेरे पे ग्रेड से बहुत ऊपर का सवाल है। मैंने जिंदगी में अगले दिन का मार्केट प्रिडिक्ट करना तो बहुत ही कठिन काम है। लेकिन खैर, अब लोगों की इच्छा है तो आज हम चार्ट के जरिए मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। जी। फिर भी यहाँ पे ये डिस्क्लोजर समझ लीजिएगा कि यहाँ कोई आपको इंस्टेंट कॉफी नहीं दी जा रही कि सोमवार को ऐसा होगा, मंगलवार को ऐसा होगा। ब्रॉडर मार्केट को, एक रेंज को समझने की कोशिश करते हैं उस चार्ट के जरिए। तो पहला चार्ट सरवेन जी हम दिखाते हैं निफ्टी का, जी। कि ये जी। ये निफ्टी का चार्ट है। और निफ्टी का चार्ट क्या कहानी कह रहा है, अगर आप समझाएं हम लोगों को कि क्या चल रहा है इस समय। देखिए, इस पॉडकास्ट पे जो भी आप चार्ट्स देखेंगे उनमें आपको ये सिमिलरिटीज दिखेंगी। इनमें ऑरेंज लाइनें हैं, मोटी, और उनके आसपास आपको रेड और ग्रीन एरोज दिखेंगी। तो ऊपर की जो ऑरेंज लाइन है
उसको हम मान करके चल रहे हैं कि वो दबाव की लाइन है, वो बेयर्स की टेरिटरी है, बेयर्स वहां पे कंट्रोल में है विद इन। और ये चार्ट 1.5 से 2 साल का है, ये चार्ट आपको 2022 से दिख रहा है, तो ये ऑलमोस्ट 2.5-3 साल का डेटा इसमें इस चार्ट में उससे ज्यादा ही है। बट जो ऊपर का जो अपर एंड ऑफ द चार्ट जहां आपको फोकस करना है, वो तकरीबन आपको जो है वो 2022 से जो आप देख रहे हैं लोअर एंड जो बाजार के बने हैं वो 2022 आपको दिखेगा। तो नीचे की जो लोअर ऑरेंज बाउंड्री है जहां पे आपको दिख रहा है कि बुल्स उसको डिफेंड कर रहे हैं, वो लेवल्स तकरीबन 21,300, 21,500, 21,700 के लोज जो बने थे, मल्टीपल लोज उस एरिया में है, 21,300, 21,400, 21,500, 21,700, 21,800, वो दायरा आपको उस ऑरेंज लाइन पे दिख रहा है। जो फिलहाल वो हमारी जो लाइन खींची हुई है तकरीबन 21,800 के आसपास है, उससे बहुत ज्यादा नीचे बाजार टिका नहीं है। खाली आई थिंक वो इलेक्शन वाला जो एक लो लगा था 21,300 का, उसके बाद आई थिंक 21,500, 21,800 की रेंज के नीचे बहुत ज्यादा बाजार ने बंद नहीं किया है लास्ट 2 साल से। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाता है कि 22 से लेकर 25 ऑलमोस्ट 2.5 साल आप जो है उन एरियाज के ऊपर ही रहे हैं और बाजार ने 21,800 को रिस्पेक्ट, 21,000 और आप राउंड फिगर समझ लीजिए 2,200 को बाजार ने नीचे में रिस्पेक्ट किया है, उसको तोड़ा नहीं है। तो रिस्क रिवॉर्ड्स बुल्स के लिए वहां पे फेवरेबल हो जाते हैं। अब आप 24 महीने का दायरा जब ऊपर का देखते हैं तो आपने देखा बेस्ट केस में जो बाजार खींचा हो गया 26,300, बट ब्रॉडली आप देखेंगे तो 25,800, 25,700 की रेंजेस में आपको बहुत सारे छोटे छोटे हाइज भी दिखेंगे। तो ये ऑरेंज लाइन जो ऊपर वाली बनी हुई है इसमें रेड एरोज है, वो ये दिखा रही है कि ये बेयर्स का कंट्रोल है, यहाँ बेयर्स की टेरिटरी है, बेयर्स उन एरियाज के आसपास कहीं बाजार को दबाव देने के लिए आएंगे। तो अब आप यहां से सिंपली इस चार्ट से पहली बात ऑरेंज लाइन से समझ सकते हैं कि नीचे में 21,800 24 महीने की रेंज में रिस्क रिवॉर्ड अगर ढूंढने हैं तो नीचे की रेंज 21,800 22,000, ऊपर की रेंज तकरीबन 22,800 26,000। इसको आप एक मोटा मोटी लेके इस फिगर को चल सकते हैं, तो एक 4,000 पॉइंट का तकरीबन आपको दायरा मिलेगा। फिलहाल मार्केट उसके अपर एंड पे चल रहा है क्योंकि हम 25,000 के आसपास चल रहे हैं, तो फिलहाल एक लॉन्ग डेटेड दायरे में, और इनफैक्ट ये ऑरेंज लाइन नीचे की तरफ स्लोप कर रही है, तो है तकरीबन ये 24,700 के आसपास, और आप अभी सॉरी माफ कीजिएगा 25,700 के आसपास, और अभी आप चल रहे हैं 24,700, तो आप जो है तकरीबन अपर एंड की तरफ ही चल रहे हैं। अभी नीचे में आई थिंक 21,800 22,000 तक का 24 महीने के दायरों में जगह बनी हुई है। फाइनली वहां जाएगा नहीं जाएगा वो कॉल आप डे टू डे लेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार में आप लेंगे। इस पूरे 4,000 पॉइंट के मूव को आपको 1,000 पॉइंट की स्लाइस करके या 1,200 पॉइंट की स्लाइस करके खाना पड़ेगा। जो मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट अगर एक बड़ा पिज्जा है, अगर आपके पास एक रिवॉर्ड दिख रहा है, आपको कि एक बड़ा पिज्जा दिख रहा है कि मैं इतना खाऊंगा, मार्केट में 4,000 पॉइंट का पिज्जा है तो आपको 1,000 पॉइंट करके खाना चाहिए या 1500 पॉइंट करके खाना चाहिए। वही हमने भी किया था। हमने इसीलिए जब शॉर्ट टर्म बॉटम कॉल किया 24,200 के आसपास, वो 24,300 वाले लो पे कि 200 दिन के एवरेज के ऊपर बाजार टिका हुआ है, तो उसी बेसिस पे हमने इसको किया। और दूसरा इस चार्ट पे, सारे चार्ट्स पे आपको दिखेगा ब्लू लाइन जो है वो 50 डे मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल, और जो रेड लाइन है जो मूविंग है, जो रेड थ्रेड आपको दिख रहा है धागे के जैसे, आपको जो दो लाइनें दिख रही हैं, ब्लू लाइन है 50 दिन का एवरेज, रेड लाइन है 200 दिन का एवरेज, और जो पर्पल लाइन खींची हुई है ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। निफ्टी की जहां तक बात हो रही है, निफ्टी में पैटर्न बड़ा क्लियरली दिख रहा है, इसलिए मैंने उसको मार्क किया हुआ है। तो फिलहाल हर चार्ट में आपको ये डेटा पॉइंट्स आपको मिलेंगे, तो इससे आपको ये देखने को बड़ा क्लियरली दिखेगा कि बाजार एक पैटर्न में है, बाजार एक रेंज में है, बाजार ने वही दायरे सारे बड़े इंडाइसेस के लिए तकरीबन बनाए हैं। तो कहने का यहां मकसद क्या है, इन शॉर्ट टर्म टू समराइज, मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड्स थोड़े से नेगेटिव है, क्योंकि ऊपर में आपके पास पैक्ड है जगह, 25,700 25,800 पे आपके पास ऊपर में प्रेशर आ सकता है, जो आया इस बार 25,100 से आया, और नीचे में आपके पास जगह है शायद नेक्स्ट 12-18 महीने में, 24 महीने में आपके पास 21,800 22,000 तक की भी जगह खुली हुई दिख रही है इस पर्टिकुलर चार्ट में। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि हम उस तरफ की तरफ करवट ले लेंगे। आई थिंक 200 दिन का एवरेज जो है 24,200 के आसपास अगर वो टूट जाता है तो आप ये रुझान पलट लेंगे कि भाई अब कोशिश ये रहेगी बाजार की, पलड़ा अब बेयर्स का भारी हो गया और 200 दिन का एवरेज टूटने के बाद लॉन्ग ओनली फंड्स की भी थोड़ी सेलिंग आ सकती है, तो बाजार का रुझान नीचे की तरफ का हो सकता है। ये आपको चार्ट बड़ी सिंपल भाषा में समझा रहा है। ओके, तो ये है बाजार की बिग पिक्चर जी, यानी निफ्टी कैसे बिहेव करेगा ये आपको इसके तरीके से देखना है। चलिए अब दूसरा चार्ट लेते हैं, और वो होगा चार्ट हमारा मिड कैप वाला, क्योंकि ये बड़ा फेवरेट रहता है लोगों का कि भाई मिड कैप में क्या माहौल चल रहा है। ये देखिए मिड कैप का चार्ट है ये, और सरवेन जी इसको एक्सप्लेन करिए। ये बहुत बढ़िया चार्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ रेंजेस बहुत वेल डिफाइंड है। अगर आप देखें तो खाली एक बार 22,000 से थोड़ा ऊपर 22,400-500 तक गया मिड कैप इंडेक्स, ये मिड कैप 150 है, बट बाकी आप देखें
तो 2022 से जब चला है, 2022 के मार्च के आसपास से ये जब बाजार चला है, तब इसने दायरे बनाए थे 17,800 के आसपास, 17,700, 17,800 के आसपास काफी सारे लोज रखे। एक आध लोज में विप्सा हुआ, थोड़ा नीचे भी गया, बट ब्रॉडली आप क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो आई थिंक 17,700, 17,800 को होल्ड किया। और ऊपर में जब ये 24 में गया, 25 में गया, तो आपने देखा कि 22,000 के आसपास इसके सारे हाईज, ऑलमोस्ट एक स्विंग को आप छोड़िए, बाकी सारे अगर आपको देखेंगे रेड एरोज, वो सारे 22,000 के आसपास हैं। तो ये तो डेफिनेटली यहाँ पे एकदम बहुत क्लियरली आपको दर्शा रहा है चार्ट की 22,000 पे बहुत प्रेशर है। मिड कैप इंडेक्स किसी कारणवश लास्ट 1.5-2 साल से 22,000 के ऊपर बंद नहीं कर पा रहा, बार बार वहां से सेलिंग आ रही है। तो इसका क्या मतलब है, वहां पे बड़े वेल्स या जिनको हम बड़े हाथी बोलते हैं, वो वहां पे लगे हुए हैं, वहां पे प्रेशर है, वहां पे सेलिंग है। किसी भी इतने बड़े इंडेक्स को रोकने के लिए आपको डिलीवरी बेस्ड सेलिंग ही चाहिए। अगर आप प्राइस को कहीं पे रोक दे रहे हैं तो आप इंट्राडे ले बेच करके किसी प्राइस को कहीं रोक नहीं सकते। आपको फिजिकल डिलीवरी चाहिए, वहां पे स्टॉक्स बिक रहे होंगे, उन एरियाज में स्टॉक कोई ऑफलोड कर रहा है, वो आप जाके देखिए कौन ऑफलोड कर रहा है। बट किसी भी इतने बड़े इंडेक्स को रोकने के लिए फिजिकल डिलीवरी बेस्ड सेलिंग चाहिए, जो कि आपको एफआईडीआई के फिगर्स में भी कहीं दिखेगी कि यहीं ऊपर में एफआईएस की सेलिंग है। और किसी कारणवश, वो कारण क्या है टेक्निकल एनालिसिस में हम उसकी चिंता नहीं करते, किन्हीं कारणों से निफ्टी मिड कैप 150 22,000 के ऊपर टिक नहीं पा रहा। और अभी भी ये पुल बैक के बाद ये बड़ा वीक लग रहा है। शॉर्ट टर्म बाउंस जो आया, ये थोड़ा सा वीक लग रहा है मुझे। और आज का जो, जैसे मैंने बोला, निफ्टी में 25,100 के टारगेट हो गए, वहां पे एक रिवर्सल आ गया। उसी तरह से मिड कैप 150 में भी मुझे लग रहा है कि आपको ये रिवर्सल्स आ गए हैं बहुत ज्यादा। 21,500 21,700 के ऊपर नहीं जा पाया, 22 तक तो पहुंचा भी नहीं इस बार, और वहां से रिवर्सल्स आ रहे हैं। तो यहां भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म रुझान तो ऑलरेडी अब यहाँ पे मोमेंटम पलट रहा है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड्स बचे नहीं है। कारण आप 22,000 के बहुत करीब हैं, और नीचे में रिस्क जो रहा है 2 साल, जो नीचे की रेंजेस मैक्सिमम ट्रेड हुई है वो 17,800 के आसपास है। तो विद इन अगेन 12 टू 18 मंथ रिस्क रिवॉर्ड जोन आप अपर एंड पे हैं, प्रेशर एरियाज में हैं। तो यहां से आपके पास रिस्क रिवॉर्ड पॉजिटिव नहीं है। तो थोड़ा मुनाफा बांध के कैश ड्राई पाउडर रखेंगे, जो मैं 24 के स्टार्ट से बोल रहा हूं, इन्हीं सब चार्ट्स को देख के, जो मैं 24 में भी क्लियरली बोला, सेकंड हाफ में भी, फर्स्ट हाफ में भी हमने लोगों को आगाह कराया था, और सेकंड हाफ में तो जोर से बोला कि भाई अभी हो गया है। तो उन एरियाज के आसपास प्रेशर है, ये चार्ट बहुत क्लियरली आपको बता रहा है। थोड़ा ड्राई पाउडर रखिए, अच्छे मौके आपको 3, 6, 12 महीने में मिल सकते हैं लेने के। तो सरवेन जी, मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि निफ्टी और मिड कैप का चार्ट सिमिलर पैटर्न दिखा रहा है कि अपर साइड में आपके पास कम रूम है, नीचे साइड का रूम ज्यादा हो सकता है, और जो दुनिया भर के इवेंट हो रहे हैं उससे भी आप कोरिलेट करके देखें तो आपको ये दिखेगा, बार बार जाके अटकता है 22,000। मतलब क्या ब्यूटीफुल चार्ट है, मतलब ये तो एकदम इजी नो ब्रेनर चार्ट है, कोई भी समझ सकता है। नहीं सर, इजी तो हमने बना दिया इसलिए लोगों को इजी लग रहा है। काफी ऐसा नहीं बोलता हूं कि मेरे पास इसकी कोई प्रोप्राइटरी चार्ट है, ये सबको दिखता है, लेकिन लोग इतना मेहनत करते नहीं है, क्योंकि सब लोग शॉर्ट, कोई चार्ट को 4 साल कंप्रेस करके देखता ही नहीं है, बहुत कम लोग होंगे। बाकी लोग सब इंट्राडे मंथली में अटके हुए हैं। वीकली एक्सपायरी अगर आप खेल रहे हैं तो आप डेली इंट्राडे के बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप ये सब कहां से देखेंगे? इतना मंथली डेटा कंप्रेस करके 2.5, 3, 4 साल का डेटा आप कहां देखेंगे? अगर आप देखेंगे तो आपको भी दिखेगा। ऐसा तो सीधी सीधी लाइनें ही तो बनाई है मैंने, बट यही हुनर है, यही टैलेंट है, यही एक्सपीरियंस है, और तो क्या बोले। जस्ट कीप इट सिंपल। मैंने ये सारे चार्ट्स आज बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश की है। मेरे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स भी हैं, लेकिन उसको पॉडकास्ट पे डिस्कस करके मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स, एडवांस टेक्निक्स भी हैं, समझ में नहीं आया। सिंपल तरीके से, जिसको एक सिंपल फ्लेवर जो बाजार का लोगों को देना है वो दे दिया, कि लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड्स आप किसी भी एंगल से देखिए, किसी भी बड़े इंडेक्स का देखिए, उतना बेहतरीन, उतना पॉजिटिव नहीं है फिलहाल। स्पेशली ये 2 चार्ट जो हमने डिस्कस किए हैं, इनमें हेडरूम्स बहुत कम है ऊपर के, जैसे आपने भी मेंशन किया, और डाउनसाइड की जगह ज्यादा दिख रही है। वो लड़ाई लड़ी जाएगी 200 दिन के एवरेज पे। तो निफ्टी मिड कैप और निफ्टी के दोनों के भी वो टूटे नहीं है, बट दोनों के पास में है। तो निफ्टी के लिए वो लेवल आई थिंक 24,200 के आसपास है, और निफ्टी मिड कैप के लिए वो लेवल 20,600 पे। तो ये लड़ाई वहां लड़ी जाएगी, और उस लड़ाई को हम वॉच करेंगे इंट्राडे में, और देखेंगे क्या होता है। और जब वो टूटेगा तो बेस का पलड़ा भारी हो जाएगा लॉन्ग रन में। तो ये तो थी मार्केट की बिग पिक्चर, जो निफ्टी और मिड कैप के जरिए हमने देखी। अब थोड़ा इसमें और डीप चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे सब निफ्टी और मिड कैप तो बता दिया, अब थोड़ा सेक्टर की तरफ हम लोग देखते हैं कि वहां क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आप लेके आते हैं फार्मा इंडेक्स, क्योंकि फार्मा में सर्वेन जी बहुत सारी खबरें, क्या कहें, मतलब कि अभी ये पता नहीं है कि ट्रम्प साहब क्या करेंगे,
और जी बीच बीच में बोलते रहते हैं कि हम बहुत सारा जेनरिक में ये लगा देंगे, वो लगा देंगे, कुछ पता नहीं है। लेकिन फार्मा सेक्टर में कंपनी भी बहुत सारी हैं, लोगों की दिलचस्पी भी रहती है। तो इसमें चार्ट क्या बोल रहा है, ये बताइए। नहीं बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेटअप्स ऑलमोस्ट आपको भी यहाँ सिमिलर दिखेंगे। थोड़ा सा निफ्टी से मैचिंग है क्योंकि ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ स्लोपिंग है। वो अपने आप में दर्शा रहा है कि प्रेशर है, हम्म। प्रेशर थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू हमारा निफ्टी मिड कैप 150 का चार्ट, क्योंकि वहां वो लाइन फ्लैट थी। तो यहाँ पे बूस्ट, यहाँ पे बेस थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव है, मतलब पिछले हाई तक भी नहीं आता है बाजार और बेचना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हम पहले गए तकरीबन 24,000 के आसपास, फिर सेकंड टाइम में हम गए तो 23,500 से ही सेलिंग आ गई, और इस बार तो आप देखें तो 23,100 से ही सेलिंग आ गई। अब इस पूरे सेटअप में जितने भी हमने चार्ट सिंपली बनाए हैं, इनमें आप देखिए दो वॉर्स, एक इजराइल हमास, एक इंडिया पाकिस्तान का सर्जिकल स्ट्राइक, और उसके बाद टैरिफ वॉर्स, ये इतना सारा डेटा इस सारे चार्ट्स में डिस्काउंट हुआ पड़ा है, और सारे चार्ट्स तकरीबन तकरीबन सेम सिग्नेचर दिखा रहे हैं। तो मुझे ये जो पिछले लेग की सेलिंग दिख रही है शॉर्ट टर्म में, यहाँ पे भी मेरा मानना यही है कि ऊपर में हेडरूम कम है आपके पास। 22,800 23,000 तक का हेडरूम है निफ्टी फार्मा में, इंडेक्स में। तो वो हेडरूम आपके पास ऊपर में कम है, और नीचे के अगर आप दायरे देखेंगे तो 2022 में एक बहुत बेहतरीन रेंज बनी थी। तो वो आपको देखेगा नीचे दो ऑरेंज लाइन दिखेंगी इसमें। तो बहुत एक बेहतरीन रेंज बनी थी जिसका टॉप एंड उस रेंज का 19,500 के आसपास था, और बॉटम तकरीबन 18,300 18,500 के आसपास था। तो आई थिंक अगर इसका हम बेस्ट केस भी सोचें तो इसमें भी 19,500 तक नीचे में जगह लग रहा है लॉन्ग रन में, कि 19,500 तक इसमें भी जगह बनी हुई है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे हेडरूम नीचे में ज्यादा है, और अगर 18,300 सोचेंगे तो फिर रिस्क रिवॉर्ड और भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये थॉट यही है कि भाई अभी देखिए इस पूरे इवेंट में आपको ये समझ के चलना पड़ेगा, आज हम डिस्कशन कर रहे हैं लेकिन अभी 2-3 बड़े इवेंट लाइंड अप है। एक तो हमारे जीडीपी के नंबर्स आएंगे, प्लस टैरिफ का डेडलाइन आ रहा है, उसमें क्या होगा वो मुझे नहीं मालूम है अभी फिलहाल यहाँ पे। बट फिलहाल जो चार्ट्स बोल रहे हैं उन समीकरणों को हम डिस्कस कर रहे हैं। वॉलिटिलिटी यहाँ से हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन टैरिफ लगेगा नहीं लगेगा क्या होगा वो हमारे हाथ में आज नहीं है, उसको हम उस दिन देखेंगे जिस दिन आएगा। बट फिलहाल के लिए समरी यही बोल रही है कि यहाँ पे भी आपको हेडरूम 22,800 23,000 के ऊपर नहीं है, और नीचे में 19,500 और 18,300 के दायरे खुले हुए। ओके, तो फार्मा की क्या सेहत को माना जाए कि नासाज है या नॉर्मल है, क्या है? देखिए यहाँ पे भी आप देखिए 24 बार, अगर आप वही 24 महीने की रेंज देख रहे हैं तो यहाँ पे भी अपर एंड पे सप्लाई जरूर रही है। 23,000 के आसपास उन एरियाज में डेफिनेटली सेलिंग है, और स्टॉक्स में सेलिंग है। तभी इंडेक्स रुकता कब है, जब उसके कंपोजिट स्टॉक्स में कहीं सेलिंग होगी और उनका भाव बढ़ना रुक जाएगा। अब वो चाहे थोड़ी सेलिंग से रुक जाए या वैसे ही किसी को लगे कि हाँ भाई फेयर वैल्यू आ गई है या भाव बराबर है, भाव ओवरबॉट है, और वहां पे वो रुक जाए। तो बट मोरल ऑफ द स्टोरी इसकी अगर लास्ट 12-18 महीनों में जैसे मैंने बोला पिछले इंडाइसेस भी और ये भी अपने पीछे स्विंग हाइस को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने आप में कोई बहुत पॉजिटिव संकेत नहीं है, ये अपने आप में प्रेशर का ही संकेत है। तो यस, मुझे लगता नहीं, अगर आज मुझे आप पूछें टैरिफ अगर नहीं होता, अगर वो वॉलिटिलिटी नहीं होती, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई बहुत ज्यादा 23,000 के ऊपर जा नहीं पाएगा और नीचे के दायरों में जाएगा। तो मेरे हिसाब से फार्मा की पोजीशन भी थोड़ी लाइट होनी चाहिए, थोड़ा अंडरवेट चले। अब अच्छा, इंडेक्स में आप क्या करेंगे, आप थोड़ा अंडरवेट चल सकते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में इंडेक्स है, उस इंडेक्स के कंपोनेंट्स हैं, तो आप थोड़ा सा अंडरवेट चल सकते हैं कि मान लिया आपका 10% का एलोकेशन था फार्मा में, तो उसको आप 8 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। बट थोड़ा अंडरवेट चलना चाहिए फार्मा में, ऐसा ये चार्ट प्रतीत करा रहा है आपको। ओके, तो ये हो गया भाई फार्मा की कहानी। नेक्स्ट चार्ट लेते हैं निफ्टी आईटी का, क्योंकि आईटी में भी क्या मतलब, आईटी तो बेचारा कितने दिन से थका हुआ है एकदम। अब उसके कंपोनेंट्स को भी आप देखिए तो रिजल्ट्स भी कुछ खास नहीं थे, और एआई ने एक ऐसा हुआ खड़ा कर दिया है कि हमारी आईटी बेचारी परफॉर्म ही नहीं कर पा रही है। और इसमें भी देखिए ऊपर वाली पीली लाइन नीचे की तरफ दिख रही है। निफ्टी आईटी में देखिए थोड़ा सा हल्का सा रुझान डिफरेंट है, क्योंकि उसने जाके निफ्टी आईटी ने जाके 46,000 पे नए हाईज लगाए बाद में, और एक डिसेंट नया हाई लगा। बट फिर अगर आप देखें तो फिर वो 22-24 की रेंज में जाके गिर गया वापस। उस रेंज ने उसको वापस अपनी तरफ चुंबक के जैसे खींच लिया। 3-4-6 महीने बाहर रहा उसमें, अगर आप देखें तो 3-4 महीने उसमें बाहर रहा, लेकिन बाद में उस रेंज ने उसको वापस चुंबक के जैसे खींच लिया और उसको अंदर ले आए। तो आई थिंक इट वाज अ पीरियड बिटवीन, आई थिंक 7वां महीना 2024 का, और वापस री एंट्री हो गई 4-5 महीने के बाद मार्च 24 में 25 में वापस उसमें री एंट्री हो गई। तो थोड़े दिन के लिए 5-6 महीने के लिए आप बाहर गए, बट आप अंदर आ गए। और आप देखिए कि वापस जब ये पुल बैक आया, अभी ये जो पुल बैक आया, करंट वाला जो पुल बैक चला, उसमें आप देखिए तो
अभी ये जो 7वें महीने में, जुलाई के फर्स्ट वीक में जो वहां गया, तो एग्जैक्टली आप देखें कि 39,000 40,000 के आसपास वो जो 2 ऑरेंज लाइन है, वहां पे राउंड फिगर के पास सेलिंग आ गई। और इसके पहले भी अगर आप बाजार जाके देखें निफ्टी आईटी को, जो अगर आप चार्ट पे देखें तो मैंने डेटा डाला हुआ है, तो अगर आप जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 2022 में भी वही 39-40 हजार के आसपास फंसा था। फिर 2024 में फेब में जब फंसा, जैन फेब में, तो भी 39-40 हजार के रेंज में फंसा था, और आज वापस उसमें जाके अटक गया है। तो इस रेंज ने इसको उलझा लिया है और पकड़ लिया है वापस चुंबक के जैसे। तो अब इसी रेंज को देखेंगे, तो कहने का मतलब है ऊपर में 40 हजार के बहुत ज्यादा ऊपर, 40,000 40,500 के ऊपर फिलहाल लग नहीं रहा है। और नीचे में दायरे अगर आप देखेंगे तो वही 26,000 के आसपास के दायरे खुले। आप देखिए कि कितने बढ़िया तरीके से 2022 और 23 के सारे लोज तकरीबन 26,000 के आसपास ही है। तो राउंड नंबर्स में सोचेंगे 26,000 से 40,000 की रेंज है। करंटली आप तकरीबन 38,500 के आसपास हैं। तो बात यही हो गई कि आपका यहाँ पे मुनाफा कितना बन सकता है, या आपके पास बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, 1500 पॉइंट ऊपर में। लेकिन नीचे में क्या दिख रहा है, नीचे में दिख रहा है कि भाई तकरीबन 10,000 पॉइंट का गड्ढा है नीचे। तो जी, ये एकदम सिंपली चार्ट ही बता रहा है, मतलब मैं खाली इसको इंटरप्रेट करके आपको बता रहा हूं कि ये वीकेस्ट चार्ट है जी। और अब इसको जब मैं, आज हमारे पास नैस्डैक का चार्ट नहीं है क्योंकि हम इंडियन मार्केट से बात कर रहे हैं, बट नैस्डैक 100 का अगर आप चार्ट देखेंगे तो वहां मुझे काफी नेगेटिव संकेत वहां से मिल रहे हैं। वहां पे मुझे लगता है कि एक मीडियम टर्म टॉप बन गया है, और वहां पे भी एक 15 से 20% की गिरावट नैस्डैक में भी आ सकती है, क्योंकि वहां पे भी आप देखिए बड़ा यूफोरिया चला। और मैं हमेशा बोलता हूं, जब सडनली कोई चीज बहुत ज्यादा डार्लिंग हो जाती है, जैसे हमारे केस में आप देखेंगे एक समय में डिफेंस स्टॉक्स बहुत डार्लिंग हो गए थे, तो जब बहुत ज्यादा कोई चीज डार्लिंग हो जाती है तो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट बाद में उसी में आता है। तो अभी जिस तरह से आईटी स्टॉक्स चले, पूरा बाजार नहीं चल पा रहा था, परफॉर्म कर पा रहा था, लेकिन आईटी स्टॉक्स ने बहुत ज्यादा शानदार आउट परफॉर्मेंस दी और वो एक कंसेंसस ट्रेड बन गया। तो वहां पे अब डिसअपॉइंटमेंट के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। और मुझे इस हफ्ते का बंद मैं आज देखना चाहूंगा, नैस्डैक कहां बंद हो रहा है, वीकली के सेटअप्स कैसे बन रहे हैं, बट संकेत थोड़े वहां से नेगेटिव आ रहे हैं मुझे नैस्डैक 100 से। तो यहाँ पे निफ्टी आईटी में भी प्रेशर रहेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है। नैस्डैक बहुत भाग भी गया है, मतलब वो हाई वाई बना लिया उसने ऑल टाइम बहुत ज्यादा, तो वहां से तो खैर दिखे संकेत। और तो देखिए विरोधाभास आईटी, नैस्डैक ने अभी नया हाई लगाया, नैस्डैक ने भी पिछले हफ्ते में भी नए हाईज रखे हैं, लेकिन आप देखिए हमारा निफ्टी आईटी ऑलरेडी उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। हम ऑलरेडी दिसंबर 24 में, निफ्टी आईटी ऑलरेडी दिसंबर 24 में अगर आप देखें तो हम ऑलरेडी वहां पे टॉप आउट हो चुके हैं। तो हम नैस्डैक को लीड कर रहे हैं, मतलब हमने टॉप पहले रख लिया और नैस्डैक ने अभी रखा। तो अब नैस्डैक की अगर पिटाई होगी 15-20%, तो यहाँ पे भी उसके असर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आईटी का हो गया खेल। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद एक जो अदर देन कमोडिटी आईटी, मतलब इक्विटी के कमोडिटी है वो जी, उसका नाम है, चार्ट देख के आप लोग समझ गए होंगे कि उसका नाम क्या है, वो है गोल्ड। भाई देखो गोल्ड ना सरवेन जी बहुत चल चुका है, मतलब अच्छी खासी तेजी इसमें दिखा दी है। अब ये अटकता दिख रहा है, बार बार वो 3400 3300 3400 3300 के आसपास घूमता रहता है। क्या लगता है इसमें ये नीचे वाली पीली लाइन के पास आएगा क्या? ये चार्ट का टिकर पहले लोगों को समझा दूं ताकि क्लैरिटी आ जाए। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है और पीरियोडिक टेबल पढ़ी है उनको मालूम रहेगा कि गोल्ड का पीरियोडिक टेबल में जो कोड है वो है AU और सिल्वर का है AG। तो इसलिए एक्स लगा देते हैं उसमें। अब एक्स लगा के XAU/USD, तो डॉलर में गोल्ड का भाव क्या चल रहा है वो ये है। और अगर आप AG देख रहे हैं XAG, तो वो सिल्वर हो जाता है। तो कमिंग बैक टू दिस चार्ट, AU विच इज गोल्ड बाय डॉलर, ये वो डॉलर का चार्ट है। तो यहां पे भी देखिए बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मेंस रही है। तो ये चार्ट औरों से थोड़ा अलग इस केस में है कि ये चलता रहा, जब बाजार अटक गए थे तो ये लास्ट 12 महीनों में चलता रहा है। और अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसमें आउट परफॉर्मेंस रही है। तो इसकी फिर हम जब रेंज पकड़ रहे हैं तो हम खाली लास्ट 12-18 महीने की रेंज हमने इसमें पकड़ी, और हम उस रेंज को पकड़ के हम ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप इसको वॉच करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे आप देखिए तो आपको बहुत क्लियर कट सेटअप्स दिखेंगे कि 3400 से लेके ऊपर में, अब ये थोड़ी सी 12 से 18 महीने की रेंज है, ऊपर में $3400 $3450 से बहुत ज्यादा ऊपर ऑरेंज लाइन जा नहीं पा रही है। और नीचे में अगर आप देखेंगे तो 3150 3100 के आसपास सपोर्ट्स भी आ रहे हैं। और ये हमारा बहुत एक बोल्ड कॉल रहा है जब गोल्ड में लास्ट 3-4 सालों में
कि भाई आउट परफॉर्मेंस रहेगी, और वो रही भी है। लास्ट दिवाली के भी टारगेट्स हमने जब दिए थे आपके पिछले चैनल पे, तो वो 3000 के तो वो भी आए। थॉट यहाँ पे यही है कि ये एक ऐसा एसेट क्लास है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते अभी, और इसने लास्ट 7-8 साल का ब्रेकआउट किया है। वो ट्रेंड लाइन यहाँ नहीं आपको दिखेगी, बट इसने 2008 के बाद से जो इसकी रेजिस्टेंस लाइन थी उसको उसका ब्रेकआउट कर लिया है, उससे काफी दूर निकल गया है, इसीलिए यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस चल रही है। तो यहाँ पे मौके गिरावट में लेने के रहेंगे। यहाँ पे मैंने एक ऑरेंज लाइन रखी है पैटर्न की, मेरे हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है वो। उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके आसपास फिलहाल सपोर्ट आ रहे हैं। बट अगर वो ऑरेंज लाइन टूटती है, सॉरी पर्पल लाइन टूटती है, तो आपको नीचे में 3150 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। मुझे लगता है कि वो दायरे अच्छे रहेंगे। अगर किसी को गोल्ड में एसआईपी करनी है या गोल्ड में एक्सपोजर लेना है, तो आई थिंक एसआईपी करने के लिए, स्टैगर्ड वे में लेने के लिए, आई थिंक एक 12 से 18 महीने के लिए, आई थिंक अगर बाजारों में थोड़ा प्रेशर रहा तो मुझे लगता है कि गोल्ड आउट परफॉर्म कर सकता है यहाँ से। तो ये जो पीली लाइन जहां से आपने शुरू की है, वहां से एक अच्छा सा जिगजैग बना हुआ है ना जी और जी पहले देखो बड़े बड़े थे, फिर धीरे 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 छोटा होता गया है। पर्पल जी लाइन को जहां पर टच कर रहा है वो बहुत छोटा सा जैग टाइप का है। जी तो जैसे हम, मुझे तो बिल्कुल चार्ट समझ में आता, तो मुझे तो लगता है कि ये जैसे जैसे छोटा हो रहा है ये ऊपर की तरफ भाग जाएगा। हाँ, तो लॉन्ग रन में देखिए, लॉन्ग रन में गोल्ड का ट्रेंड, जैसे मैंने बोला, अगर आप 10-12 साल की एक बड़ी रेजिस्टेंस लाइन या बड़ा बेयर जो आप बोलेंगे कि बेयर कंट्रोल लाइन आप बोलिए, रेजिस्टेंस लाइन बोलिए, तो वहां से जब आपने ब्रेकआउट किया 2150 2200 के आसपास से जब आपने ब्रेकआउट किया, तो वहीं से हम बोल रहे थे कि भाई अब इसका नेक्स्ट सैकड़ा 3000 का है। तो वो तो इसने अचीव किया, उससे ऊपर भी गया, 3500 तक भी गया। तो अब आई थिंक खाली उसी को पचा रहा है। मैं भी यही बोलना चाह रहा हूं कि ये उसी को पचा रहा है, मूव्स को पचा रहा है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि इवेंचुअली तो आप रुझान इसका ये मान के चलेंगे कि यस, इवेंचुअली एक इसके ब्रेकआउट ऊपर की तरफ के आने के चांसेस ज्यादा है। देखिए, हम प्रोबेबिलिटी एनालिस्ट हैं, तो जब आप बाजार में उतरते हैं कभी भी व्यू लेने के लिए, तो स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी हमेशा 50-50 रहती है। उसके बाद आप अपने डेटा और अपने एक्सपीरियंस से कोशिश करते हैं देखने की कि भाई पलड़ा किसका ज्यादा भारी है, तो प्रोबेबिलिटी किसके फेवर में ज्यादा चेंज हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर आप पूछे तो मुझे लगता है कि 70-30 चांसेस यही है कि ये अपनी रेंज को कंप्लीट करने के बाद, इस करेक्शन को कंप्लीट करने के बाद इसका इवेंचुअल ब्रेकआउट की तरफ आएगा। बट उसमें मुझे लगता है कि अभी 3 से 6 महीने का वक्त है इस पूरे सेटअप को क्लियर करके। 3 से 6 महीने का वक्त है। इसका लंबे अवधि का जो एवरेज है उनके एरियाज में भी ये कहीं जा सकता है, और वो मेरे ख्याल से 3050 के आसपास आ रहे हैं। तो उन एरियाज पे भी आपको ध्यान रखना है। लंबी अवधि के एवरेज के आसपास मिलेगा गोल्ड, तो आई थिंक डेफिनेटली, जैसे निफ्टी में बाउंस आया 200 दिन के एवरेज से, ये बात किसी कारण से अगर आपको 3050-3100 की रेंज में गोल्ड मिल रहा है, उस समय इसके लंबे अवधि के एवरेजेस भी 200 डे एवरेजेस वहां पे होंगे, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप है। जब तक आप एवरेज के ऊपर हैं, ऐसा एक टेक्निकल क्लियर कट रुझान रहता है। ये सब्जेक्ट जहां से हमने सीखा है, तो अगर आप सब्जेक्ट की किताबें पढ़ेंगे या कुछ, लॉन्ग टर्म 200 मूविंग एवरेज को सब देखते हैं और उससे रुझान लेते हैं लॉन्ग टर्म का, तो जब तक भाव उसके ऊपर है तो आप ये मान के चलेंगे कि बुल्स का पलड़ा लॉन्ग रन में भारी है। तो आई थिंक उन एरियाज के आसपास रिवॉर्ड्स जनरेट होंगे लेने के, और उन एरियाज के आसपास आई थिंक लेना चाहिए बिल्कुल। तो ये थी, या जैसे भी, आई थिंक जैसे भी जिसको करना है, बट रुझान थोड़ा यहाँ पे लेके चलना चाहिए। एज लॉन्ग एज 3000 के ऊपर है, 3000 के नीचे गया तो डेफिनेटली एज अ टेक्निकल एनालिस्ट मुझे स्टॉप लॉस भी लगाने हैं, तो मुझे ये सोचना पड़ेगा अगर 3000 के नीचे गया तो मुझे इस व्यू को रिविजिट करना पड़ेगा। तो आज हमने जितने भी इंडिकेटर्स या जितने भी पैटर्न्स डिस्कस किए हैं, इनके जब कोई लेवल्स टूटेंगे तो उनको रिविजिट भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक होंगी और हम उसको रिविजिट नहीं करेंगे। जब भी ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक होगी, हम व्यू को रिविजिट करेंगे। जब भी नीचे के सपोर्ट्स रिविजिट होंगे और होल्ड होंगे, तो भी हम व्यू को रिविजिट करेंगे। तो इट्स ऑलवेज ये का काम जो है ना, ये दिन रात दिन चलता रहता है। जब भी वो लेवल्स आते हैं तो आपको अलर्ट रहना पड़ता है। जी बिल्कुल। और इतने सारे फैक्टर दुनिया भर में काम कर रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स का है, टैरिफ का है, ऑयल का है, चीन जापान रूस है, पता नहीं क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं। और दूसरा, बहुत दिन से यूएस में बॉन्ड मार्केट की तरफ पैसा कम जा रहा है, उसका फ्लो इक्विटी की तरफ बहुत, इसलिए इक्विटी भाग रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स विच कैन हैम्पर और ऐड टू द चार्ट। तो आपको टाइम टू टाइम रिव्यू करना पड़ेगा। और सच्चा ट्रेडर वही मानता हूं जो अपने व्यू को बहुत जल्दी से बदलना सीख लेता है, क्योंकि चार्ट जैसा बदलेगा आपको वैसा बदलना पड़ेगा। आप एकदम कसम खा के बैठोगे नहीं तो ये तो ऊपर जाएगा, तो आप फंस जाओगे। तो इसलिए चार्ट की सच्चे व्याख्या, ट्रेडर की बात की एक, जी, जहां पे सच्चे ट्रेडर की बात की, एक बहुत सिंपल मैथमेटिक्स का रूल है, बहुत ज्यादा नहीं, सीक्रेट ज्योमेट्री में आप देखते हैं सब लोग रिट्रेसमेंट यूज करते हैं 61.8 एंड 38.2।
तो 62-38 का एक रेशियो है लाइफ में, बुल मार्केट और बेयर मार्केट का, क्योंकि इंसान इनहेरेंटली ऑप्टिमिस्ट होता है। तो अगर आप कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं लोगों की इमोशंस का या भावनाओं का या किसी चीज के ऊपर जजमेंट का, तो पॉजिटिव नेगेटिव का स्केल हमेशा 62-38 रहता है। 62% इनहेरेंटली आदमी पॉजिटिव होता है, 38% कहीं उसको नेगेटिव सोचना भी पड़ता है। तो अगर आप बुल मार्केट बेयर मार्केट का रेशियो देखेंगे, तो आप जब जाके देखेंगे लॉन्ग डेटेड डेटा को, ये शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो नहीं, जब आप 10 12 15 साल के डेटा को टैबुलेट करेंगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट 62-65% बुलिश जोन में रहता है, 30-35-38% टाइम्स हल्का सा बेरिश जोन में रहता है। तो जस्ट टू समराइज इट, आप इसको 70-30 पकड़ लीजिए। अगर जिंदगी में 100 ट्रेड लिए आपने ओवर पीरियड ऑफ 4 इयर्स, और उसमें अगर आप 70 लॉन्ग ट्रेड और 30 शॉर्ट ट्रेड के एवरेज के आसपास नहीं है, तो आप डेफिनेटली कुछ गलती कर रहे हैं। आप एक तरफ का बायस आपका ज्यादा स्ट्रांग है, चाहे आप बेयर ज्यादा हैं चाहे आप बुल ज्यादा है। बट अगर आप 65-35 70-30 के रेशियोज के आसपास नहीं है इन अ 4-5 ईयर ट्रेडिंग बुक, अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल लिखते हैं कि सारे ट्रेड्स आपने किए हैं, बाय सेल, सारे ट्रेड्स को टैबुलेट करने के बाद अगर आपके पास 65 लॉन्ग ट्रेड नहीं है 4 साल के एंड में, और उसके साथ साथ 30-35 ट्रेड भी नहीं है, तो मतलब आप बायस्ड हो, यू आर नॉट एन एनालिस्ट, यू आर नॉट अ गुड ट्रेडर, क्योंकि आप एक बायस पकड़ के चल रहे हो, या तो आप ज्यादा बुलिश रहते हो या तो ज्यादा बेरिश रहते हो। तो किसी भी अच्छे एनालिस्ट या ट्रेडर की ये हॉलमार्क है कि दोनों तरफ का ट्रेड करना आना चाहिए, और समय और मौके के साथ बुल को बेयर और बेयर को बुल बनना आना चाहिए। बिल्कुल, और ये बाजार है भैया, ये मार्केट इज गॉड। हम लोग तो बस उसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, मार्केट किधर भी जा सकता है। तो जो पूरी चर्चा हुई है, इसमें दोबारा आपको ओरली बता रहा हूं कि कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए थी कि मार्केट इसमें पिक्चर है क्या। सेक्टोरली भी देखिए आप और इंडेक्स वाइज भी देखिए, और एक बहुत प्रोमिनेंट कमोडिटी गोल्ड भी हमने दिखाई। तो कोई भी ट्रेड वेड अगर आप इसको देख के अपना मन बना रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट इस समय ऐसे जोन में है जहां पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये आप प्लीज डिस्क्लेमर के तौर पे इसको जरूर ध्यान रखें। सरवेंद्र जी, बहुत मजा आया हमें तो भाई, क्योंकि बढ़िया जब 5 4 6 हमने चार्ट के थ्रू समझा मार्केट में क्या होने वाला है गोल्ड में, और हम लोग इसको ना टाइम टू टाइम रिविजिट करते रहेंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारे दोनों तरह के जो दर्शक है ना, जो जिनको बहुत ज्यादा चार्ट से प्रेम है या टेक्निकल से प्रेम है, और ये जो बहुत फंडामेंटल वाले हैं, लंबे लंबे चार्ट देखते हैं, उन दोनों की कोई आत्मा को तृप्ति इसमें मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे इंटरडे कुछ नहीं है और 50 साल वाला भी कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको मीडियम टर्म का बढ़िया सा व्यू दिया जा रहा है। तो ऐसे ही शोज आप लगातार देखेंगे जहां पे हम मार्केट को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बड़ा मजा आया आपसे बातचीत करके, और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी पसंद आएगा। अपने कमेंट करके भी बताइएगा, आप लोग भी बहुत चार्ट देखते रहते हैं, तो लिखिएगा उसमें कि हम तो ये भी देख रहे हैं, हम तो वो भी देख रहे हैं। सबका सारे व्यू का स्वागत है यहाँ पे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोशिश करिए कि अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा।